अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज का सबसे पहला एजेंडा है कि क्या कांग्रेस पार्टी में इसके टूटे हुए घटक अलग अलग राज्यों में टूटे थे, क्या वो एक बार फिर से वापस आएंगे और कांग्रेस का विस्तार होगा क्या? पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। क्षेत्रीय पार्टियों के विलय से बनेगी बात। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनकर आना, साथ ही निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक दिनों तक सेवा देने के रिकॉर्ड के बीच कांग्रेस में क्षेत्रीय पार्टियों के विलय की चर्चा भी तेज हो गई है। कांग्रेस से अलग होकर राज्यों में अपनी बड़ी भूमिका निभा चुके क्षेत्रीय क्षत्र भी कांग्रेस की पहल में शामिल होने का मन बना रहे हैं। इस संभावित विलय को लेकर कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी पवार के नेताओं के बयान इस चर्चा को थोड़ी पुख्ता भी बनाती हैं। जाहिर है एक बड़ी पटकथा लिखी जा रही है। पिछले दिनों कांग्रेस कार्य समिति की अर्जेंट मीटिंग में अंदर चर्चा टीएमसी के बिखराव पर हुई हो, लेकिन बाहर विलय की संभावना को इनकार कर दिया गया। टीएमसी की विधानसभा में पहले ही पश्चिम बंगाल में बड़ी फूट हो चुकी है। बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी ने 64 विधायकों का दावा किया है, लेकिन अब संसद में भी टीएमसी के दो हिस्सों में बंटने का खतरा साफ दिखने लगा है। टीएमसी के बागी सांसदों के गुट को 19 सांसदों का समर्थन का लिस्ट आज मीडिया की सुर्खियों में है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह अभी साबित नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो लिस्ट चल रही है, इस लिस्ट में यूसुफ पठान, सायानी घोष और माला रॉय, ये उन सांसदों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने बागी सूची पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विलय की संभावना, जो टीएमसी का कांग्रेस में या और पार्टियों का भी, और राहुल गांधी को दिल से नेता मानने की सलाह देकर टीएमसी सहित अन्य दलों को खुला प्रस्ताव दे दिया है कि आइए मिल जाइए। उन्होंने कहा कांग्रेस से अलग होकर क्षेत्रीय दल बनने वाली सभी पार्टियों को फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा शरद पवार और ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ आने का अब मन बना रहे हैं, यानी कि वापस आ सकते हैं, और हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि देश बचाने के लिए समविचारी दलों का एकजुट होना अब जरूरी हो गया है। तो वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान भी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक बड़ी सलाह है। संजय राउत ने कहा शरद पवार विपक्षी दलों के कांग्रेस में विलय की कमान संभाल लें, लेकिन शिवसेना ठाकरे के सामने भी यह सवाल खड़ा है कि उनके कुछ सांसद शिवसेना शिंदे में शामिल होने का मन बना चुके हैं। काफी गर्म चर्चा है ये। दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की इंडी ब्लॉक की बैठक के बाद टीएमसी के कांग्रेस में विलय की चर्चा शुरू हो गई है। तो टीएमसी और कांग्रेस की विलय की चर्चा को ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात और अभिषेक की राहुल गांधी से मुलाकात ने चर्चा को काफी बल भी दे दिया है। अब देखना यह है कि क्या दरिया समंदर में मिलकर अपना अस्तित्व खो देगा, ये एक बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ी हिचक भी है। लेकिन इसमें चर्चा तो गर्म है और कई ऐसे बयान भी आए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का भी बयान इन्हीं में से शामिल है। उनका कहना है कि देश कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये बात क्षेत्रीय पार्टियों को समझ में अब आ गई है। सबको ये लगता है कि जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवैधानिक संस्था को खत्म करने का काम, संविधान को खत्म करने का काम और देश को बेचने का काम जो शुरू किया है, तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये भूमिका अब सब राज्यों की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का भी कहना है कि अब लड़ाई लड़नी है, लोकतंत्र को बचाने का अब वक्त आ गया है। मेरा तो मानना है कि ये पार्टियों का, संजय राउत का उस बात में दम है, वक्त आ गया, अभी लड़ाई लड़नी है डेमोक्रेसी को बचाने की। डेमोक्रेसी को बचाने की जब लड़ाई युद्ध के मैदान में हम लोग हैं, तो संजय राउत का मैं सपोर्ट करता हूं कि ये सब पार्टियों की जो रीजनल पार्टी बन गई कांग्रेस अलग होके, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए और राहुल गांधी को नेता स्वीकार करना चाहिए दिल से।
पहले से। अच्छा, कई नेता इस तरह का बयान विलय का दे रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कांग्रेस नकार रही है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि हम अफवाहों का जवाब नहीं दे सकते, ये सब चीजें पूरी तरह से अफवाहें हैं। How can we answer for these rumors, brother? These are totally rumors. Yesterday, our communication secretary has already stated that these are baseless things. Of course, Mamata Banerjee ji and Abhishek Banerjee ji, when they met Madam and Rahul Gandhi ji, routine discussion, actually an extension of India Alliance discussion. इन सब के बीच एनसीपी पवार गुट की नेता सुप्रिया सुळे का कहना है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और संजय राउत जी ने जो सुझाव दिया वो भी अच्छा है। सशक्त लोकतंत्र में हर एक को अपना मन की बात कहने का अधिकार है। तो संजय राउत जी हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत मेरे बड़े भाई है, तो उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन वो सर आपको क्या होगा कैसे होगा ये वक्त ही बताएगा। ये तो बात हुई कि विपक्षी इंडी गठबंधन में चल क्या रहा है। इन सब पर भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि ये तो अब साफ है कि ममता बनर्जी अब अलग थलग पड़ चुकी है। देखिए, जो लिस्ट बताई जा रही है, अगर उस पर भरोसा किया जाए तो ये बात साफ है कि ममता बनर्जी पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है। जनता उनके साथ नहीं, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं, अब सांसद भी उनके साथ नहीं, विधायक तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुके हैं। बीजेपी को बोलने का मौका है क्योंकि इस तरह की चर्चा चल रही है और ये कहते हैं ना कि एक दोहा है कि कहलाने एकत बसत अही मयूर मृग बाग। इसका मतलब यह है कि जब कभी बाढ़ आता है ना तो किनारे पर मोर और सांप एक साथ, और साथ में हिरण और बाघ भी एक साथ खड़े नजर आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की लोकप्रियता और बीजेपी के इस तरह के फैलाव ने वो स्थिति ला दी है कि जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे वो साथ आने की बात कर रहे हैं। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि लेकिन सभी लोग आकर के कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या कांग्रेस अपना दरवाजा खोलेगी? कोई संभावना बन रही है क्या? आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अवधूत वाघ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता। स्वागत बहुत बहुत अवधूत वाघ जी आपका। और किशोर तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं आज। स्वागत, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं यहीं स्टूडियो में। विनोद जी से शुरुआत भी कर लेते हैं। विनोद जी, ये जो स्थिति आई है, सबसे पहले तो ये बात बताइए कि ये चर्चा है भी, ये चर्चा नहीं भी है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कोई कहते हैं नहीं मुलाकातें तो हो रही हैं। जब ममता बनर्जी अलग से सोनिया गांधी से मिलें, अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की अलग से मीटिंग हो, ऐसे ऐसे बयान आए, जो चाहे संजय राउत के बयान हो, अशोक गहलोत के बयान हो, जिनके भी बयान। तो क्या ये बात यहां तक अब पहुंच गई है क्या कि एक सच मामले में एक बार विलय की बात हो रही है या किसी और फॉर्मूले पर बात हो रही है? ये लाजी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी रिपोर्ट में ये समझना कि ये विलय की जो संभावना बनती हुई दिख रही है और बनते हुए दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि आप ये देखिए कि कांग्रेस के जो सारे टॉप लीडर इस बात को कह रहे हैं जी, तो आप उस बात को झुठला तो नहीं सकते हैं। तो ये संभावना क्या है? ये जरूरी है जैसा कांग्रेस नेता कह रहे हैं या मजबूरी है? इस जरूरी और मजबूरी का जब आप अंतर देखेंगे तो आपको सीधे सीधे उसके बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि इस देश में तीसरे बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ के अभी देश के सामने में है, और ये लक्ष्य जो उनका है 2045 का विकसित भारत संकल्प का जी, तो आपको लगता नहीं है कि ये विपक्ष लोग जो है वो माला लेने के लिए बैठे हुए हैं कि उनको माला तो जपना नहीं है। अब इसकी भूमिका में वो देख रहे हैं कि इस नरेंद्र मोदी और बीजेपी के काट में ये सारे पार्टियां जो कांग्रेस से अलग हुई है, अगर वो एक होती है और एक मंच पे आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बिठाए बिठाए एक बड़ा कार्यकर्ता का नेटवर्क मिल जाएगा।
चाहे वो महाराष्ट्र आप देखिए, पश्चिम बंगाल आप देखिए, या कांग्रेस के डीएनए का जो वो क्लेम करते हैं कि और छोटी पार्टियां हैं, वो उनका क्लेम है कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। तो ये जो उनका क्लेम है वो एक्चुअली उनको अपने कैडर और कार्यकर्ताओं की इतनी स्कार्सिटी है कि पिछले इतने सालों से कांग्रेस पार्टी, अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो मैक्सिमम जगह पे तो एलाइज के साथ ही वो एक दूसरी रीजनल पार्टी के साथ ही वो मजबूर होते हुए दिखी है। उसके पीछे रीजन नेता और कार्यकर्ता का अभाव है जी। अगर ये सारे बड़ा फ्लॉक अगर आप देख रहे हैं कि टीएमसी का जी की संभावना जो बनती हुई दिख रही है, शरद पवार के गुट का जो संभावना आपको बनती हुई दिख रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को फायदे में है। लेकिन जो बात आपने जो शेर पढ़ा है कि दरिया कभी समंदर में मिलके फिर दरिया नहीं रहता, तो कल ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या सुप्रिया सुले या फिर आप उसके बाद शरद पवार, वो फिर शरद पवार नहीं रहेंगे जैसे ही वो कांग्रेस में मिलेंगे। बिल्कुल, दरिया का अस्तित्व जो है वो समंदर में मिलने के बाद खो जाता है। और एक बात जिसकी चर्चा और है कि जब आप पार्टी के एकीकरण की बात करते हैं तो जिन पार्टियों के पास जितनी संपत्तियां हैं पार्टी के नाम पर, हाँ, पार्टी ऑफिस बड़े बड़े शहरों में और बिल्कुल एकदम प्राइम लोकेशन पर ये ऑफिसेज होते हैं, वो संपत्ति वो उसका भी विलय होगा तो वो भी एक बड़ा रोड़ा, क्योंकि जो क्षत्रप हैं अभी वो संपत्ति उनके नियंत्रण में है। ये भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है। किशोर तिवारी जी हंस रहे हैं। सर, किशोर तिवारी सर, संजय राउत जी लगातार सलाह दे रहे हैं मिल जाओ भाई आपस में, लेकिन सवाल यह है कि अभी तो शिवसेना के पिछड़े हुए दल ही नहीं मिलने की बात हो रही है, उल्टे टूटने की बात हो रही थी। और संजय राउत जी कह रहे हैं कि आप लोग जो लोग कांग्रेस से निकले हो वो सब मिल जाओ आपस में। ये फिर वही बात हुई कि मतलब आप पहले खुद ही गुड़ खाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि गुड़ ना खाओ, अच्छा नहीं होता खाना गुड़। किशोर सर। नहीं, एक बात मैं बताता हूं कि विपक्ष का मजबूत रहना, हाँ, यह प्रजातंत्र के लिए बहुत अनिवार्य है। मैं इससे सहमत। और कांग्रेस यह प्रमुख विपक्षी पक्ष है, और शरद पवार जी लो या ममता बनर्जी लो, यह एक वक्त कांग्रेस के साथ रहे तो वो कांग्रेस के ही नेता है ना, तो बिल्कुल उनका वो मिल सकते हैं। लेकिन जैसे साउथ के कई पार्टियां हैं या शिवसेना है, तो यह कभी कांग्रेस के साथ रही नहीं। ठीक है, लेकिन शिवसेना तो कांग्रेस की नहीं रही है, लेकिन राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे, ये सब तो शिवसेना के रहे हैं, उनको मिला लीजिए शिवसेना में पहले। नहीं, अभी कैसा चल रहा है कि आपने देखा ना, टीएमसी को बीजेपी ने पूरा मजबूर कर दिया। हाँ, पहले विधायक गए 60-70, अभी तो ऐसी परिस्थिति है कि सांसद भी जा रहे। कल एक अच्छा समाचार चल रहा था कि उद्धव जी के साथ जो सांसद चुन के आए हैं 9, उसमें के 7 एकनाथ शिंदे को मिले। और अभी तो दोपहर की खबर ये चल रही है कि एकनाथ शिंदे के एक बड़ा चंक बीजेपी में जाके मिल रहा है। अच्छा। तो आखिर मुझे बताइए, मैं विनोद जी के लिए भी ये सवाल होगा, लालचंद जी तुम्हारे लिए भी सवाल होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत है। अब तो डीएमके भी उनको सपोर्ट कर रहा है, तो एक 2/3 मेजॉरिटी के तरफ भी वो जा रहे। तो अभी 19 टीएमसी के भी आ रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या करना चाहते हैं। विपक्ष के ये सब दल बदलू लोगों को लेके क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी जब बनी थी तो ये पार्टी विद डिफरेंस और ये एक सिद्धांत और शुचिता के लिए बनी थी। लेकिन आज जिस तरीके की परिस्थितियां आ रही है कि आपको लोगों ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी, और मोदी जी को अब सर्वप्रिय नेता तो वो है ही, और सबसे ज्यादा वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। अब उनकी नीतियों के खिलाफ विपक्ष ने आवाज उठाने के लिए एक जगह आना, यह समय की मांग है। और ये मांग भी अगर विपक्ष नहीं समझ सकता है, तो जैसी ममता बनर्जी अभी
वहां पर स्ट्रगल कर रही है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ रिवोल्ट हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव जी के पिता पुत्र के प्रेम के वजह से रिवोल्ट हो रहा है। या संजय राउत के वजह से और अरविंद सावंत के वजह से सांसद जा रहे हैं, तो ये सब चीजें अवॉइड हो सकती है। लेकिन अभी तो मैं मेरे साथ जो आपने एक लाए है अवधूत वाघ, अवधूत वाघ जी, अभी डिस्कनेक्ट हो गए सर, किशोर सर, अभी अवधूत जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ेंगे तो वो जवाब देंगे। लेकिन मैं क्योंकि आपने हमें भी पूछा था और विनोद जी को भी, मैं अपने हिस्से का जवाब दे देता हूं, फिर विनोद जी जवाब देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी किसी को लाती है, लोकतंत्र में प्लेटफॉर्म देती है कि आइए भाई काम कीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह आइए काम कीजिए, बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाइए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह आइए, बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाइए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विनोद जी बताइए, अगर दरवाजा बीजेपी खोल रही है तो। हम लोगों में तो सबसे सीनियर तो हमारे किशोर सर है, बिल्कुल हम मार्गदर्शन देते हैं। मैं तो बोलूंगा, किशोर सर से पूछूंगा कि आप कब आ रहे हैं? यहीं पर खुलासा करवा लीजिएगा क्या? क्योंकि किशोर सर ने बहुत बड़ी बात कही जी कि ये जो विरासत वाली पार्टी होती है, खानदानी पार्टी होती है, उस पार्टी में दिक्कत क्या होता है कि बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं, पार्टी के संविधान की बात करते हैं, देश की संविधान की बात करते हैं, और आप अब देखिए कि पश्चिम बंगाल में कल्याण बनर्जी का वो दर्द देखिए। जो आदमी कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी के साथ चट्टानी एकता के बना के रखा हुआ था, उनके बीजेपी के खिलाफ में उनके पूरे संसद भवन में चर्चा में उनकी मिमिक्री को देखिए, और वो आदमी कह रहा है कि या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। सोचिए कितना मजबूर हो। ये फ्रस्ट्रेशन को समझना चाहिए। तिवारी जी जो बात कह रहे थे, आ रहा हूं किशोर सर, आ रहा हूं। तिवारी जी जो कह रहे थे उसको आप समझिए कि भाई शिवसेना एक पार्टी बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी है अब उनके बेटे की पार्टी हो गई। तो जाहिर सी बात है कि अब उसके बाद जो है ये चीजें जो वहां पे अब विद्रोह हो रहा है उसके किसके खिलाफ हो रहा है? वो सीधे सीधे उनके लीडरशिप के खिलाफ हो रहा है कि भाई तुम दूसरे जो लीडर है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, उसको तुम एक कार्यकर्ता को एक वैल्यू करने के लिए तैयार नहीं हो, चीट पकड़ाते हो कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। तो सवाल इसका है कि जिस लोकतंत्र की बात आप कहते हैं, उस लोकतंत्र में ये रीजनल पार्टियों ने, क्षेत्रीय छत्रपों ने मिलके एक नया, एक सामंतशाही का एक दौर शुरू किया था। ठीक। ममता बनर्जी के 15 साल के रीजन के आज आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में लोग कितने गुस्से में हैं। हर एक आदमी, कल आप अभिषेक बनर्जी एयरपोर्ट पे से बाहर आ रहा था, आप देखिए वो दृश्य, और एक महीने पहले का देखिए कि जब वो अभिषेक बनर्जी चलते थे, एक सांसद हाथ में एक बैग लिए हुए, एक सांसद उनका पर्ची लिए हुए, और वो क्या राजशाही की तरह चलता था। कल पीछे पीछे लोग चोर चोर का की आवाज लगा रहा था, सड़े अंडे फेंक रहे हैं। तो ये जो बदलता है, ये वक्त बदलता है, और आपकी जनता जब आपको नजर से उतार देता है तो आपकी हालत लोग देखते हैं जी। इसलिए तिवारी जी आपने बहुत माकूल जवाब की बात कही है कि ये फ्रस्ट्रेशन पार्टी के नेतृत्व से है लोगों को, और इसके कारण लोगों ने एक तरह से जो सांसद अभी ममता बनर्जी के जितने जो बिखर गए हैं, उसके पीछे वजह भी यही है। ठीक। किशोर सर, क्या इस फ्रस्ट्रेशन, आ रहा हूं आप ही के पास, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि जब आप असम में गौरव गोगोई को लाने की कोशिश करते हैं तो हिमंता बिस्वा शर्मा हट जाते हैं, जब आप बंगाल में अभिषेक बनर्जी को लाने की कोशिश करते हैं तो शुभेंदु दादा हट जाते हैं, और महाराष्ट्र में जब आप आदित्य ठाकरे को विरासत सौंप रहे होते हैं तो कोई ना कोई एकनाथ शिंदे निकल जाते हैं। इस तरह के और भी कई उदाहरण हैं, ये तो मैंने सिर्फ 3 हाल के बताए आपको। क्या इस फ्रस्ट्रेशन के लिए कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल भी जिम्मेदार हैं कि वो जबरदस्ती विरासत को सत्ता सौंपना चाहते हैं, बड़े बड़े लोगों को दरकिनार करके? किशोर दा, नहीं, क्षेत्रीय स्तर की बात नहीं है, राष्ट्रीय पक्षों ने भी ऐसे ही किया है जी, कि अपनी विरासत अपने बच्चों को सौंपने के लिए। राष्ट्रीय दल में कांग्रेस के लिए तो कह ही सकते हैं ये बात। नहीं, और कैसा रहता कि अब नए लोगों को नेतृत्व ही नहीं सौंपूंगे। नया नेतृत्व बोले तो क्या, ममता बनर्जी ने एक नया नेतृत्व ढूंढ के लाया, वो निकला अभिषेक बनर्जी। यहाँ
इधर महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे लेके असम आए, में गौरव गोगोई, असम में गौरव को ले आए। और अभी कैसा हुआ, सबसे बड़ी समस्या, अभी तक मैंने अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया है क्योंकि अभी हाल की घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश ने भी क्या किया, जो चुन के आया आधे तो रिश्तेदार, उमर अब्दुल्ला का नाम ले लीजिए, और उमर फारूक ने उधर क्या स्टालिन किया? है ना, स्टालिन ने भी वही हुआ, और इधर ये भी हुआ। हाँ, अभी आप तेजस्वी को भी ले लो, अभी कितना रिजेक्शन आया। देखिए, पार्टी के जो उम्र दराज लोग हैं जिन्होंने पार्टी खड़ी की और जिंदगी का अपना समय दिया, तुम्हारे पीछे वो उस वक्त रहे जब तुम सत्ता में आने के कोई चांस में नहीं थे। आप इस वक्त इस प्रकार का देखो, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन तो नेताओं, क्षेत्रीय नेताओं में और उनके कार्यकर्ताओं में खत्म हो गया। अब विवश होके, नैराश्य होके कई कार्यकर्ताओं ने जी बीजेपी का दामन साधा। अब बीजेपी में लोग जा रहे, इस पर अगर कोई पार्टी बोलती है कि जिसको जाना है वो जाओ, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। अब मुझे एक बताइए, बीजेपी तो चाहेगी ना विपक्ष कमजोर रहे, लेकिन मुझे प्रश्न उनको पूछना है कि जो लोग सीनियर है बीजेपी में, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, कि अगर हम विपक्ष को इतना कमजोर कर देंगे तो हमारे बीच में ही तानाशाह खड़े हो जाएंगे, तो सिस्टम फेलियर हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं। विपक्ष को एक जिसे कहते हैं एक बिल्कुल एक लेवल पर देश का विपक्ष, राज्य का विपक्ष हमेशा रहना चाहिए। इससे बिल्कुल इत्तेफाक, आपकी इस बात से भी इत्तेफाक है कि जब कभी इतनी संख्या में बीजेपी में लोग आ रहे हैं तो बीजेपी को भी सोचने की जरूरत है कि कहीं उसका अपना ही ताना बनाना बिगड़ने लगे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, बीजेपी के अगर लोग जुड़ेंगे तो उसका जरूर जवाब देंगे। लेकिन शिशिर सेलार हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुंबई में बड़ी हलचल है शिशिर, 3-4 खबरें देखिए, क्या एकदम खबरों की एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं बम्बार्डिंग हो रही है मुंबई से। पहले खबर आई कि शिवसेना के 9 में से 7 सांसद वैसे ही अलग गुट बनाएंगे जैसे टीएमसी वाले बना रहे हैं। फिर हुआ कि नहीं, उद्धव ठाकरे ने इसको भांप लिया और कहा आप लोग क्यों जा रहे हैं, अगर आप लोग जिस बात का समर्थन करने के लिए जा रहे हैं, जिन बिल, परिसीमन बिल वगैरह का, वो हम ही कर देंगे ना, आप यहीं पर रहिए। और आज किशोर सर कह रहे हैं कि नहीं, एकनाथ शिंदे के लोग जा रहे हैं बीजेपी की तरफ। मुंबई में तो बड़ी चर्चाओं का बाजार गर्म होगा अभी शिशिर। देखिए, इस वक्त और भी बहुत सारी खबरें आ चुकी है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि टीएमसी के बाद अगर महाराष्ट्र पे नजर बड़ी है तो इसलिए बनी है क्योंकि खास तौर पर जो बयान पिछले कल से लेकर आज तक दिए गए। कल अगर मैं बात करूं, संजय राउत जी ने ये सांसद ने कहा था कि जो कांग्रेस से अलग हुआ जो धड़ा है, जो अलग क्षेत्रीय पार्टी है, वो अगर कांग्रेस में जाना चाहती है तो उसका नेतृत्व जो है शरद पवार करेंगे। ये बात कहां से उठी इसके बारे में अब तक कोई पता नहीं। हालांकि क्या ऑपरेशन महाराष्ट्र में भी ऐसा चल रहा है इसके बारे में कोई जो है मुगाट नहीं, लेकिन इसके बावजूद संजय राउत ये बात कह रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी खासतौर पर महाराष्ट्र में भी इस बात को जो है आगे बढ़ाया जाता है। इस बारे में हमने देखा कि सुप्रिया सुले से भी बात की थी, क्योंकि बात एनसीपी के बारे में थी। तो सुप्रिया सुले ने इसके बारे में कहा कि इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट की कि जब बरसात आएगी तब देखा जाएगा कि रेनकोट पहनना या छाता लेना है। तो हम समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त किस प्रकार की स्थिति है। क्या एनसीपी कांग्रेस के साथ जाएगी, और अगर जाएगी तो इसकी शुरुआत आखिर कौन कर रहा है। इस प्रकार से हमने देखा संजय राउत का यह बयान सामने आया है, लेकिन इसको नकारा नहीं है एनसीपी द्वारा, पूरी तरह से उस खारिज नहीं किया गया है कि क्या वो कांग्रेस के साथ जाएगी या नहीं जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है। और साथ ही साथ ये भी कहा पिछले 2-3 महीने से लगातार, मतलब पश्चिम बंगाल इलेक्शन के बाद मीडिया में अगर बात करें तो बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ऑपरेशन टाइगर होगा जिसके तहत कुछ सांसद जो है वो शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं या नहीं। हालांकि ये पिछले अगर देखा जाए कई महीनों से लगातार ये बात मीडिया में आ रही है, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इसके बावजूद इस वक्त अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टियों की खासतौर पर महाराष्ट्र में स्थिति इतनी ठीक नहीं है, और इसीलिए संजय राउत द्वारा बयान जरूर किया जा रहा है। एनसीपी द्वारा चुप्पी साधी जा रही है कि क्या वो सभी पार्टी अब कांग्रेस में विलय होगी या नहीं। हालांकि बीजेपी में इस पर अगर देखा जाए आ रहा हूं शिशिर, आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि मैं छोटा सा एक ब्रेक लेना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के फिर चर्चा को जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे। कभी कर्जा कभी ब्याज। फिर एगो दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा। मुसीबत के टाइम भी, बुआई और कटाई के टाइम भी, बीज से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए। 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत। ब्रेक के बाद हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि क्या एक बार फिर से विपक्षी पार्टियां विलय करेंगी। क्या बात अब हाथ मिलाने की नहीं हो रही, बात है विलय की। विनोद जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। यस विनोद जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। पहले विनोद जी आप, उसके बाद फिर नहीं, मैं इजाजत दें तो मैं अपने किशोर जी से आने से पहले जी मैं शिशिर से पूछना चाहता हूँ। जरूर। कि शिशिर, आज का जो ये डेवलपमेंट है, नाना पटोले की तरफ से सीधा सीधी एक प्रस्ताव है, और ये प्रस्ताव जो है वो सीधे सीधे एनसीपी के लिए है। इससे पहले अगर एनसीपी के दोनों धरे, पवार ग्रुप के दोनों, ये शरद पवार के साथ साथ अजीत पवार के गुट का भी हम लोगों ने काफ़ी देखा कि उसके विलय की बड़ी संभावना, और वो विलय करके एनडीए की तरफ जाने वाले, एक तरह से जो है वो उसकी संभावना खत्म हो गई। और अचानक ये विलय होने का मतलब क्या ये दोनों पार्टी के केमिस्ट्री में या दोनों पार्टी का जो एक आधार है उसको बनाने में कांग्रेस को इसमें कितना फायदा है कि एक अगर शरद पवार गुट के साथ उसके विलय होने से कांग्रेस पार्टी को वहां कितना हासिल हो सकता है? जी शिशिर। देखिए बिल्कुल, इस वक्त अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, खासतौर पर कांग्रेस की बात करें और राष्ट्रवादी की बात करें, मतलब शरद चंद्र पवार पार्टी की, दोनों के आंकड़े इस वक्त मजबूत नहीं है। लेकिन जहां तक बात करें कांग्रेस राष्ट्रवादी के, उनके पास अगर देखा जाए, शरद पवार जैसे कद्दावर नेता है जो कि वो कांग्रेस भी रह चुके हैं, और यही इसी बात को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिर से एक पार्टी को सशक्त करने के लिए ये बात कही जा रही है। ऐसा कहना मेरा नहीं है, संजय राउत की उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा कि शरद पवार जो है उन्होंने ये पहल करनी चाहिए कि ये जो पार्टी है विलय की, खासतौर पर एनसीपी की बात करें या फिर बाकी जो कांग्रेस विचारधाराओं की क्षेत्रीय पार्टी है, उनको कांग्रेस के साथ विलय करने की भूमिका जो है, बेहतर भूमिका शरद पवार निभाए, ऐसा बयान उन्होंने कहा था। ये इस वक्त इसलिए बढ़ के सामने आ रहा है जिस प्रकार से हमने देखा कि टीएमसी की बात आके चल रही है। जहां तक बात करें दोनों एनसीपी के विलय की बात करें तो इस वक्त जो है जो एनसीपी है, मतलब सुनेत्रा पवार की जो पार्टी है, अजित पवार की जो पार्टी है, उनके द्वारा हालांकि इस पर कोई भी चर्चा नहीं चल रही है। चर्चा जरूर चल रही थी, जो बयान चल रहे थे कि दोनों पार्टी का विलय हो सकता है महाराष्ट्र के जो पिछले चुनाव से उस दौरान अगर देखा जाए तो ये बात जरूर चल रही थी, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई प्रासंगिकता नहीं बनती कि जो एनसीपी जो है वो शरद पवार पार्टी के साथ चल जाए, क्योंकि सत्ता में उनका शेयर काफी बड़ा है। किशोर जिस सर, प्रकार से उनके आंकड़े हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है किशोर सर, इस वक्त जो अकेली पड़ी शरद पवार पार्टी है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक अपनी जमीन ढूंढ रही है, और इसीलिए क्या कांग्रेस के साथ जा सकता है, इस पर भी चर्चा। किशोर सर, जिस तरह की बड़ी बड़ी शर्तें दी जा रही हैं कि शरद पवार जी के नेतृत्व में विलय तो हो, लेकिन शरद पवार जी को बड़ी भूमिका दी जाए, इधर है कि ममता बनर्जी जी को बड़ी भूमिका दी जाए। सवाल यह है कि जब सारे लोगों की राजनीतिक हैसियत इतनी कम हो गई है कि विलय करने के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी भूमिका मिलेगी कहां से किशोर सर? नहीं, एक बात मैं बताऊं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, और विपक्ष बोलकर कांग्रेस ही ये राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी है। और अगर आप बंगाल के चुनाव को भी एनालिसिस करते हैं तो कांग्रेस और सीपीएम, इनके उम्मीदवारों ने ममता जी की हालत बहुत जगह पतली की, बहुत जगह, यानी 122 जगह गिरा ही दिया ना। अब मैं बता रहा हूं कि समय की मांग है कि उनको एक रहना है,
और लेकिन एक लालचंद जी या विनोद जी या आशीष को भी मैं बताता हूं कि जो लोग विपक्ष में हैं वो भी सांठगांठ करके चल रहे हैं सत्तारूढ़ पक्ष से। हाँ, जो सरकार है उससे हाथ मिला के चल रहे हैं। अच्छा। अभी महाराष्ट्र में मुंशी, और मैं बहुत आश्चर्य की बात है कि प्रामाणिकता यह जो लोवेस्ट अपनी लेवल है उस पे आ चुकी है। ठीक है। अब क्या हुआ? ठीक। अभी देखो, नहीं लालचंद जी, एक बहुत बड़ी बात है कि एमएलसी बोलकर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए जी। और बहुत सी जगह उनके उम्मीदवार हाईकमांड को बोले बिगड़ ही विड्रॉ हो गए और अनापोज चुन के आए। ठीक है। और एक जगह चुनाव हो रहा था अमरावती में, वहां तो उम्मीदवार ही गायब है, वो अमरावती से नागपुर आके बैठा हुआ है। और वो ऐसी परिस्थितियां हैं कि सत्ता के बिगर नहीं जीने वालों की विनोद जी एक बहुत बड़ी संख्या हो गई है। पहले शिशिर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर विनोद जी। पहले शिशिर। हाँ शिशिर। सवाल यह भी है कि क्या इसका मतलब हम कहें कि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो कांग्रेस हो या फिर एनसीपी शरद पवार हम कांग्रेस के पीछे चलने को तैयार है? क्योंकि जिस प्रकार से संजय राउत का यह बयान है, जिस प्रकार से हमने देखा सुप्रिया सुले का बयान है, तो क्या दोनों भी क्षेत्र पार्टी जो है वो कांग्रेस के पीछे चलने को तैयार है? इसका मतलब इस प्रकार से लिया जाए? ठीक। विनोद जी की टिप्पणी। विनोद जी, कैसे होगा ये फॉर्मूला, कैसे बनेगा? संपत्तियों का, पार्टियों की संपत्तियों का मामला है, बड़े बड़े कद और पद चाहिए। लाल जी, आज हम लोगों को सिर्फ किशोर जी का सुनना चाहिए। बिल्कुल, हमने सुना और बहुत सारी हकीकत जो अंदर की हकीकत जो ये है बताया है कि आप उन्होंने बताया कि तुम एकीकरण करके करोगे क्या जब खुद अप्रोच करते हो। तुम्हारे जो अपने लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनको जमीन पे लड़ाई लड़नी चाहिए, वो तो ऐसे भाग रहे हैं कि कैंडिडेट जो खड़ा होता है वो वहां से निकल लेता है। बिल्कुल। अब आप अभी जयंती, आपका मीनाक्षी नटराजन आपका उदाहरण है मध्य प्रदेश में जी, कि भाई मीनाक्षी नटराजन को राहुल गांधी का सबसे करीबी होने के लिए वो उसको वहां से भेजा गया जी। अब बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार अब देखिए कि उसका हाल देखिए कि कांग्रेस के ही लोग किस तरह से अपना ये कर दिए उसमें कि उसका फॉर्म भी कम से कम नॉमिनेशन फॉर्म भी सही नहीं भर पाया, कोई एक डमी कैंडिडेट भी नहीं दिया कि मीनाक्षी के सामने में कोई दूसरा नहीं होगा। और कैसे तेलंगाना से वो खबर आई कि इसका कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में। अंदर तो के किसी सवाल है कि जब पार्टियां और पार्टी के कार्यकर्ता, बाड़ी के नेता वो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, सत्ता के करीब होने के लिए दिख रहे हैं जी, तो फिर ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर 10 को मिला ले, 20 को मिला ले तो क्या फायदा होगा? तिवारी जी ने तो बहुत शानदार बिल्कुल उन्होंने कहा कि ऐसे सैनिकों को इकट्ठा करके क्या होगा जो विपक्षी शिविर से साठगांठ तलाश रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर सर, आज बहुत खुली बातें करने के लिए। शिशिर आपका भी और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।